Dear students, good morning. Today I shall discuss imperative sentence under English grammar of BTC or DLED 4th semester. जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस जो है वो आप पिछले हमारे वीडियो में टेंस पर चर्चा हो रही थी और तीन जो टेंस होते हैं उसके अंतर्गत चार टेंस जो होते हैं उसको जो है एक एक करके एक वीडियो अलग अलग वीडियो दे करके मैंने जो है उस पर चर्चा किया और उसको मैंने जो है टेंस को समाप्त किया। और अब उसी के संदर्भ में जैसा कि मैंने बताया था कि अब हम एक ऐसे सेंटेंस की चर्चा करते हैं जो टेंस के बाद, जैसे आप टेंस पढ़ रहे हो, टेंस का अध्ययन कर रहे हो, तो टेंस के अध्ययन करने के तत्पश्चात तुरंत आपको इम्परेटिव सेंटेंस को जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि यह इम्परेटिव सेंटेंस जो है वह एक ऐसा वाक्य है जिसका प्रयोग प्रायः लोग दफ्तर में, कार्यालय में या लोगों को आदेश देने, सुझाव देने, मतलब कि आज्ञा देने इत्यादि के रूप में करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस के प्रयोग को हमको बखूबी अच्छे ढंग से जानना चाहिए कि यह सेंटेंस कितने किस स्थान पर क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो यू नो दैट दिस इज कॉल्ड इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट सेंटेंस which usually use in the office, in the school, by the teacher, by the officers or by any person who is a responsible or who has a responsibility to perform. So I mean to say that this is very important for the students. Students should know about the rules and the regulations, rules and the mystery, rules and the use of imperative sentence. So imperative sentence identifies with these words. It is said that मतलब ये बताया जाता है कि इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो इन शब्दों से पहचाना जाता है। तो इन शब्दों को चूँकि और टेंसेज में आप जो आप प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक जो टेंस को आपने पढ़ा उसके वाक्य के अंत में या कुछ सीमित दायरों में उसकी पहचान होती थी। चूँकि आज हम जिस सेंटेंस की बात करते हैं यह टेंस तो नहीं है, एक सेंटेंस है, लेकिन एक टेंस के बराबर इसका भी महत्व है। तो कहने का तात्पर्य होता है कि आप इसके वाक्य से जो अर्थ निकलेगा, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपकी एबिलिटी जो है इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब आपकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ा सा इंक्रीज होनी चाहिए। नहीं तो आप केवल सेंटेंस को देख करके सेंटेंस को मतलब कि उसके वाक्य के अंत से जो पहचान देखते थे, जो पहचान से आप जो है वाक्य को पहचानते थे, वो चीज़ें इसमें नहीं रहेंगी। अब इसमें हम संपूर्ण वाक्य की बात करेंगे कि संपूर्ण वाक्य का जो अर्थ होगा उससे आपको वाक्य को पहचानना पड़ेगा। क्योंकि यह जो है एक सेंटेंस है तो इसमें केवल और केवल दो सेंटेंस की संरचना हुई है, मतलब दो सेंटेंस इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम पहचान की बात करते हैं। तो अब इसमें बताया जाता है कि इस वाक्य के अर्थ से, मतलब जब आप इस वाक्य को पढ़ेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस का सेंटेंस जहाँ पर रहेगा या इम्परेटिव सेंटेंस जहाँ पर रहेगा, तो आप उस वाक्य से जो अर्थ निकलेगा, उसका जो भाव निकलेगा, उससे आप इम्परेटिव सेंटेंस की तुलना या आप उससे जो है ये वाक्य किस टेंस में है, किस सेंटेंस में है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है कि इम्परेटिव है कि या टेंसेज में कहीं 12 टेंस में से कोई है या कोई प्रयोग है, तो उससे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे हम उसके संदर्भ में एक वाक्य लिखते हैं और उस वाक्य का आप अर्थ देखेंगे, अर्थ देखने से आपको ये स्पष्ट होगा कि इसका जो भाव है। अब आप वाक्य के अंत की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पूरे वाक्य की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर लिखा जाए, अपने बड़ों का पालन करो, अपने बड़ों का अपने बड़ों के आज्ञा का, अपने बड़ों के
आज्ञा मानो, अपने बड़ों की आज्ञा मानो। एक वाक्य आप देखते रहिए। समय से उठो, दो वाक्य। अपनी किताब पढ़ो, अपनी किताब पढ़ो, तीन वाक्य। आप वाक्यों को देखिए और उसमें उसके अर्थ को देखिए, इसके बाद आपको ये पता चलेगा। अब इन वाक्यों को आप देख करके इन वाक्यों के अंत से या इन वाक्यों के प्रारंभ से आप वाक्यों की पहचान नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन सारे वाक्यों को पढ़ करके उसका जो मीनिंग होगा, उसका जो अर्थ होगा, इससे जो है आप वाक्य की पहचान करेंगे। इसमें अलग से कुछ पहचानने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें जैसे है अपने बड़ों की आज्ञा मानो, इट इज़ ए काइंड ऑफ सजेशन फॉर ऑल, मतलब यह एक प्रकार का सुझाव है सभी लोगों के लिए। जैसे नीचे है समय से उठो, इट इज़ ए काइंड ऑफ एडवाइस आल्सो, यह भी एक प्रकार का सुझाव है, यह भी एक प्रकार की सलाह है। अपनी किताब पढ़ो, इट इज़ मीन्ट द टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड बाय द स्टूडेंट्स, मतलब इसका तात्पर्य होता है कि आप जो है समय का सही उपयोग करिए, यह भी एक प्रकार का सजेशन है। इट अप्लाइज सजेशन फॉर एनी स्टूडेंट्स, इट अप्लाइज सजेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, मतलब ये सभी विद्यार्थियों को ये सुझाव देता है कि जो है इन कार्यों को करने से आप जो है आपका लाभ होगा, या इन कार्यों से करने से आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो सो आई मीन टू से दैट imperative sentence applies the meaning with the sentence which sentence has been written, which sentence has been given for change into other language, मतलब वो जो सेंटेंस होता है उसको ही देख करके जो है आप जो है अर्थ लगा सकते हैं कि यह इनसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि इनसे मिल रहा है तो ये माना जाएगा कि यह इम्परेटिव सेंटेंस है। तो जब इम्परेटिव सेंटेंस है, चूँकि आई हैव टोल्ड यू देयर आर ओनली 2 सेंटेंसेज इन इट्स, मतलब इसमें जो है 2 सेंटेंस होते हैं। चूँकि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव इसलिए नहीं होता है क्योंकि इंट्रोगेटिव अपने आप में एक सेंटेंस है, और पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस के 2 सेंटेंस होते हैं। मतलब असर्टिव सेंटेंस के वो सेंटेंस होते हैं, इसलिए जो है पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में 2 सेंटेंस पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं इसके सेंटेंस की, मतलब ये इसमें 2 ही सेंटेंस क्यों होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 2 सेंटेंस होने का वजह यह है कि यह अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस है। तो अब जिसमें 2 सेंटेंस होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इस सेंटेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है, ऑफिस में होता है, कार्यालय, दफ्तर, मतलब टीचर्स द्वारा, हाँ, बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, उनको सलाह देने के संदर्भ में, उनको सुझाव देने के संदर्भ में, उनको आज्ञा देने के संदर्भ में, मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें जो है अध्यापक द्वारा या ऑफिस में आप प्रयोग करते हैं, चपरासी पर प्रयोग करते हैं, नौकरों पर आप प्रयोग करते हैं, ऐसे सेंटेंस को जो है इसमें चर्चा हो रही है। तो आप इम्परेटिव सेंटेंस को आप समझ गए हों कि वह वाक्य जिसके अर्थ से आज्ञा, आदेश, निवेदन, प्रार्थना, सलाह, सुझाव इत्यादि का भाव प्रकट होता है। एक छोटी सी बात है। अब हम चर्चा करते हैं कि इसमें एक सहायक क्रिया आती है। अब यहाँ पर लिखा गया है सहायक क्रिया के रूप में, इसका मतलब ये होता है कि देयर इज नो एनी हेल्पिंग वर्ब ऑफ इट्स सेंटेंस, मतलब हमारे हिसाब से कि इसके सेंटेंस के कोई अलग से सहायक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि इस सहायक क्रिया को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज को देखे होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सहायक क्रिया के रूप में, इसका मतलब ये होता है कि इसकी अपनी कोई सहायक क्रिया नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इसमें इस वाक्य में हमेशा कर्ता छिपा रहता है, और वह छिपा हुआ कर्ता जो होता है वह हमेशा तुम होता है, और इस वाक्य का जो अनुवाद होता है वो हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भांति होता है। ठीक है।
और इसके बाद प्रेजेंट इन्फिनिट भांत तो होता है, लेकिन इसकी पहचान इसके लास्ट में नहीं मिलती है। जैसे वह स्कूल जाता है, तुम स्कूल जाते हो, तो यदि लेकिन जो एड्रेसिंग होता है, जो संबोधन होता है, जो संकेत होता है, वो हमेशा इसी को होता है। जैसे अपने बड़ों की आज्ञा मानो, किसको कहा जा रहा है? यू को कहा जा रहा है। यहाँ एड्रेसिंग वर्ड क्या है? यू है। इट इज़ सेइंग टू यू, मतलब ओबे योर एल्डर्स, मतलब अपने बड़े से आज्ञा, बड़े से लोगों की, अपने बड़े से लोगों की आज्ञा का पालन करो, या अपने से बड़ों की आज्ञा मानो। इट इज़ एड्रेसिंग यू। सो देयर इज a subject which is understood, which can be understood in the starting place of the sentence, मतलब वाक्य के शुरुआती दौर में एक कर्ता है जो छिपा है, जिसी को एड्रेस किया जा रहा है, जिसी को संकेत किया जा रहा है, वो क्या होता है? यू होता है। इसी के लिए हमको लगता है कि डू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मतलब कि इम्परेटिव सेंटेंस में डू मतलब कि सहायक क्रिया के रूप में केवल और केवल डू को दिखाया जाता है। इसका मतलब कि हमेशा इस वाक्य का जो कर्ता है वो यू होगा। या प्लूरल नंबर की बात करते हैं कि यदि वो प्लूरल नंबर होगा तभी, नहीं तो यहाँ पर डज भी तो आ सकता था यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक सहायक क्रिया के रूप में शब्द आता है, उसका नाम होता है डू, और इसमें हमेशा आज्ञा, आदेश, निवेदन, प्रार्थना, सलाह, सुझाव इत्यादि की बात आती है। अब कभी कभी यह जो वाक्य होता है वह कृपया, श्रीमान जी, श्रीमती, महोदय, महाशय, महोदय, और क्या कहते हैं कि माय लॉर्ड इत्यादि से भी वाक्य प्रारंभ होता है। तो जब इन शब्दों का प्रयोग हो, ये शब्द अगर वाक्य में आए हों, तो सर्वप्रथम ये जो है कर्ता के स्थान पर, यू के स्थान पर ही ये शब्द आते हैं। तो वो शब्द मतलब जिनका मैंने नाम लिया कि कृपया, श्रीमान जी, श्रीमती, महाशय, महोदय, ये शब्द यदि आए हों तो उसमें सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखी जाती है और तब यह वाक्य मतलब नियमानुसार क्रिया, कर्म, अन्य कर्म ऐसे शुरू होता है। मतलब कि अंडरस्टूड जो कर्ता यू है वो तो हमेशा नहीं अपीयर होगा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन शब्दों को मैंने बताया यदि वो शब्द आते हैं वाक्य में तो उनको पहले लिखा जाएगा, उनकी अंग्रेजी भी लिखी जाएगी। तो इस प्रकार से अब हम चर्चा करते हैं कि यदि वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस हो तो किस प्रकार से इसका रूल्स होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें कर्ता यू हमेशा छुपा रहता है, इसलिए इसके नियम में मुख्य क्रिया से वाक्य प्रारंभ होता है। तो हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे कि मुख्य क्रिया से वाक्य कैसे शुरू होगा। नियम थोड़ा सा देख लिए। इसमें होगा सर्वप्रथम, अब वही बात आएगी, सर्वप्रथम मुख्य क्रिया का अब यहाँ ये जो छिपा हुआ कर्ता यू है वो कतई नहीं लिखा जाएगा। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म मतलब जो पहला होगा, पहला बिंदु होगा नियम का प्लस कर्म। अब प्लस अन्य कर्म, अगर अन्य और कर्म आए हों तो उनको भी आप जोड़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखे जाते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखे जाते हैं। अब एक और इसमें नियम है कि यदि देखिए दोनों यदि वाक्य में कृपया, श्रीमान जी, श्रीमती, महाशय या महोदय शब्द आया हो, तो सर्वप्रथम इनकी अंग्रेजी मतलब ये शब्दों की अंग्रेजी लिखी जाएगी, इनकी अंग्रेजी, तत्पश्चात मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य कर्म। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो गई कि पॉजिटिव सेंटेंस के जो वाक्य होंगे, जैसे इसमें एक और वाक्य लिख सकते हैं आप, कृपया
मेरी मदद करो। देखिए अब इसमें आ गया कृपया मेरी मदद करो। अब ये कौन कृपया है? कृपया तुम मेरी मदद करो। आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि इस वाक्य में कर्ता यू हमेशा अंडरस्टूड है। अब इसको जो है अधीर होकर के, अधीन मतलब कि जो कृपया शब्द आया है, मतलब इट इज मिंट दैट इट इज रिक्वेस्टिंग। इसका तात्पर्य होता है कि निवेदन हो रहा है। जहाँ पर प्लीज कृपया श्रीमान जी, श्रीमती, महाशय, महोदय शब्द आ जाए तो वहाँ पर आप जानिए कि वो डीपली रिक्वेस्ट किया जा रहा है। मतलब कि एक प्रकार से आज्ञा आदेश तो है ही है, इसमें निवेदन भी आता है। तो आज्ञा आदेश, निवेदन, प्रार्थना, मतलब वहाँ पर निवेदन की बात है। चूँकि आप इस प्लीज काइंडली वाले शब्द को आप इम्परेटिव सेंटेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाने लगेंगे तो उसमें ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं। जब आप इसी इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने लगेंगे तो उसमें प्लीज काइंडली को जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू में। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जो प्लीज काइंडली शब्द है वो अंडरस्टूड रिक्वेस्टिंग है। कहने का तात्पर्य आप ध्यान समझेंगे, मैं इम्परेटिव सेंटेंस पर चर्चा कर रहा हूँ। मैंने ये बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो वाक्य है वो वाक्य से ही पहचाना जाता है, उसके अर्थ से ही पहचाना जाता है। इस वाक्य में कर्ता हमेशा छिपा रहता है और कर्ता जो छिपा रहता है वो हमेशा यू होता है। तो यदि वाक्य में कृपया, श्रीमान, श्रीमती ऐसे शब्द आए हों तो आप ये मान के चलेंगे। वैसे तो एड्रेस करते हैं कि यू माने तुम ये काम करो, जैसे बैठ जाओ तुम बैठ जाओ, खड़े हो जाओ तुम खड़े हो जाओ। यदि उसमें ये शब्द आ जाए कृपया, श्रीमान जी, तो आप ये मान के चलिए कि उस यू को डीपली रिक्वेस्टिंग, मतलब अंदर से उसको रिक्वेस्ट किया जाता, ऐसा भाव निकलता है। इस भाव को यदि आप सर्च करके प्रूव करना चाहेंगे तो आप इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस में अगर आप जाएंगे तो उसमें एक नियम है कि यदि वाक्य के साथ, मतलब अंग्रेजी सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में वाक्य के साथ प्लीज, काइंडली, सर, मैडम इत्यादि शब्द आए हों तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस मुक्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म, अन्य कर्म, ऐसे हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्लीज काइंडली शब्द आता है उसका जो जो अर्थ निकलता है वो रिक्वेस्ट की तरफ या रिक्वेस्ट को एड्रेस करता है, रिक्वेस्ट की तरफ वो जाता है। तो इस प्रकार से आपने दो प्रकार के नियम को आपने देखा। एक साधारण वाक्य मतलब अब इसमें असाधारण का मतलब ये होता है कि यदि उसमें प्लीज काइंडली ना आया हो। अगर साधारण सा वाक्य है जैसे अपने बड़ों की आज्ञा मानो, तो अब इसमें क्या होगा, पहला वाक्य जब आप हल करेंगे इसमें क्या होगा, ओबे। आप क्या लिखेंगे, ओबे। अब यहाँ आज्ञा मानो, ओबे योर इल्डर्स। आज्ञा मानो, आदेश का पालन करो, योर इल्डर्स। ये कौन आदेश का पालन करेगा, वो यहाँ पर है वो, लेकिन वो लिखा नहीं जाएगा। जब इसमें नहीं है तो आप यहाँ भी नहीं लिख सकते हैं। इस ऐसे जो है आप पैसिव वॉइस में आप देखे होंगे, पैसिव वॉइस पर मैंने चर्चा किया है। पैसिव वॉइस में ये सब चीज़ें आई हुई हैं। तो अब आप देख सकते हैं इस प्रकार से पहला जो वाक्य है, अपने बड़ों की आज्ञा मानो, समय से उठो, तो अब यहाँ पर हो जाएगा गेट अप। कौन गेट अप करे, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द टाइम नहीं, गेट अप इन द टाइम, समय से उठो, मतलब समय से उठो। अब है अपनी किताब पढ़ो। अपनी किताब पढ़ने का मतलब किसको, अब देखिए यहाँ पर यू को अगर आप टेस्ट करना चाहें कि यू ही क्यों करता है, वो कैसे सिद्ध करेंगे, तो जब आप अपनी किताब की बात करेंगे तो यू के अनुसार ही आ जाएगा, रीड योर बुक। अब ये योर जो पजेसिव केस है वो किसके अनुसार आ रहा है, योर पजेसिव केस जो है यू के अनुसार आ रहा है, क्योंकि यू इसमें करता है तो योर अपना अपनी आ गया पजेसिव केस। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि सबका अपना अपनी, सब पर्सनल प्रोनाउन का अपना अपनी बना है। आप उसी के अनुसार अपना अपनी, उसका उसी का प्रयोग करेंगे। अपने मन से देख करके बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर देख करके करेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य है कि आप इम्परेटिव सेंटेंस के
सेंटेंस को उसके भाव से, मतलब उसके जो भाव निकलते हैं उसी से इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। अब यहाँ पर है कृपया मेरी मदद कीजिए। अब जैसा कि मैंने बताया कि कृपया शब्द आया हो तो सर्वप्रथम, अब जैसे यहाँ से भी वाक्य हो सकता है, देखिए मेरी मदद करो, हेल्प मी, ऐसा करोगे। लेकिन यहाँ पर अब क्या करेंगे, आप वाक्य को कैसे हल करेंगे? चौथा वाक्य आप देख सकते हैं, प्लीज। अब मैंने बताया था ना कि सर्वप्रथम इनकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, मतलब जो श्रीमान श्रीमती या महाशय महोदय आए हैं, तो प्लीज हेल्प मी, ये वाक्य बन गया। अब वाक्य तो ऑलरेडी इतने था, लेकिन इसमें इनकी अंग्रेजी लिख दी जाती है, तो क्या हो जाएगा, प्लीज हेल्प मी। ये कहा जाए कृपया लोगों का या बड़े लोगों का सम्मान करो, कृपया क्या कहते हैं, अपने समय का उपयोग करो, कृपया अपनी किताब पढ़ो, कृपया बड़ों के आदेश का पालन करो, कृपया अपने देश की सेवा करो। तो यदि इस प्रकार से कृपया शब्द, श्रीमान जी शब्द, श्रीमती शब्द आ जाए तो आप उसकी अंग्रेजी लिखोगे, तत्पश्चात मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, इसके बाद कर्म लिखोगे, आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का अनुवाद किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस में इनके साथ क्या आता है, इसको आप देख रहे हैं। अब हम इसी के संदर्भ में, इम्परेटिव सेंटेंस के ही संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं आपसे निगेटिव सेंटेंस की। चूँकि मैंने आपको बताया है कि ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है ये अपने आप में एक सेंटेंस है, सो इट हैज़ ओनली टू सेंटेंस, फर्स्ट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस एंड सेकेंड इज निगेटिव सेंटेंस। ये जो दोनों पद्धति है ये दोनों में लागू होगा। जैसे इसमें अपने बड़ों की आज्ञा मानो, अब हम थोड़ा सा जैसे जो वाक्य आपने देखा, तो निगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा फ्रेश, मतलब थोड़ा सा अच्छे या मीनिंगफुल जो सेंटेंस है उस पर हम चर्चा करते हैं, तब आपको हम निगेटिव सेंटेंस में ले चलेंगे। आप देखते रहिए इम्परेटिव सेंटेंस को। तो इस प्रकार से आप वाक्य, फ्रेश वाक्य जो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के, उसको थोड़ा सा आप देखिए। उसमें प्लीज वाला भी रहेगा और साधारण भी रहेगा। जैसे यहाँ पर है, पहला वाक्य है, समय से स्कूल जाओ। दूसरा है, कृपया बड़ों का सम्मान करो। खड़े हो जाओ। आप देखिए वाक्यों को, देखिए कैसे हैं, खड़े हो जाओ। इधर आओ। बैठ जाओ। कृपया मेरी मदद कीजिए। ये वाक्य हो गया। आप इन वाक्यों को देखिए, इनके अंतर में कृपया जिसमें लगे हैं उनको देखिए और जिसमें कृपया नहीं लगे हैं उनको देखिए। जिसमें कृपया नहीं लगा है या जिसमें श्रीमान जी नहीं लगा है, ऐसे वाक्यों को क्या करेंगे, आप सीधे मुख्य क्रिया से प्रारंभ करेंगे। मुख्य क्रिया से प्रारंभ करेंगे, इसके बाद कर्म, इसके बाद अन्य कर्म, जो चीज़ें होंगी आप लिख देंगे। जैसे समय से स्कूल जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है समय से, इसका मतलब है गो टू स्कूल। देखिए ध्यान दीजिए, गो टू स्कूल। अब यहाँ पर किसको कहा जा रहा है, तुम समय से स्कूल जाओ, गो टू स्कूल इन टाइम। ये वाक्य बन गया। ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। इसकी क्या पहचान होती है, जैसा कि मैंने हिंदी में बताया है कि वाक्य के अर्थ से, चाहे इसके अर्थ से लगाओ चाहे इसके अर्थ से लगाओ। अंग्रेजी में आप जाओगे तो आप ध्यान दोगे कि वो वाक्य हमेशा मुख्य क्रिया से ही प्रारंभ होता है। अगर प्लीज़ कृपया शब्द आया है, श्रीमान जी शब्द आया है, वो शब्द लिख दिया जाता है, लेकिन फिर भी वाक्य में जो है मुख्य क्रिया पहले आती है। मतलब प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम, योर मैजेस्टी, योर हाइनेस के बाद क्या आएगा, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा।
ये इसकी पहचान होती है अंग्रेजी की। जैसे अब कृपया बड़ों का सम्मान करो। अब इसमें आप देखेंगे सर्वप्रथम इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? प्लीज। रेस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान करना। रेस्पेक्ट दी एल्डर्स, बड़ों का मतलब एल्डर्स। अब ये अगर आप इसको रिप्लेस कर देते हैं तो ये रिस्पेक्ट क्या होता है? ये मुख्य क्रिया होती है। इस प्रकार से ये वाक्य जो प्रारंभ हो रहा है वो किससे शुरू हो रहा है? अंग्रेजी में मुख्य क्रिया से प्रारंभ हो रहा है। फिर यहाँ पर है खड़े हो जाओ। अब जैसे कि मैंने ये कहा समय से स्कूल जाओ, ये हमको लगता है ये सुझाव की बात है। कृपया बड़ों का सम्मान करो, ये भी सलाह की बात है। अब खड़े हो जाओ ये सलाह की बात नहीं होती है। जैसा कि अब इसमें ये शब्द जो आए हैं इनको भी इसमें देखा जा सकता है, पाया जा सकता है, दिखाई नहीं पड़ेंगे। आपको वाक्यों के अर्थ से ये बताना पड़ेगा, वाक्यों के अर्थ से स्टूडेंट्स को ये समझाना पड़ेगा कि किस प्रकार से यहाँ पर आज्ञा है, किस प्रकार से यहाँ पर प्रार्थना है, किस प्रकार से यहाँ पर सुझाव है, किस प्रकार से यहाँ पर सलाह है। जैसे ये कहा जाए कि समय से उठो, खड़े हो जाओ, ये अब क्या होगा? स्टैंड अप। इसमें देखिए कुछ नहीं आई है, कोई अन्य कर्म नहीं आया है। इसमें क्या है? फ्रेजल वर्ब आई है, एक क्रिया आई है और वो आर्डर को अप्लाई कर रही है, मतलब कि आज्ञा देने की बात कर रही है। इधर आओ, ये क्या है? कम हियर। आप देख लीजिए ये क्या है? ये एक प्रकार से मतलब कि सलाह है, सुझाव दिया जा रहा है या ऑब्लिगेशन दिखाया जा रहा है, मतलब कि इधर आओ। बैठ जाओ ये आदेश माना जाएगा, सिट डाउन। आप प्रयोग करते हो। फर्स्टली व्हेन यू इंटर द क्लास, जब आप कक्षा में प्रवेश करते हो। स्टूडेंट्स यूजुअली स्टैंड अप, बच्चे जो होते हैं वो हमेशा खड़े हो जाते हैं। सो यू से दैट स्टैंड अप माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप क्या करते हैं? जैसा कि मैंने पहले से ही बताया कि इन शब्दों का प्रयोग, इन सेंटेंस का प्रयोग दफ्तर में, स्कूल में, मतलब ऑफिसर्स द्वारा, टीचर्स द्वारा और क्या कहते हैं जो प्राधिकारी हैं उनके द्वारा ये प्रयोग किया जाता है। उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं, अटेंडेंट जो उनके होते हैं, उनके जो आश्रित होते हैं, उनके बीच में जो बोलचाल की भाषा होती है अंग्रेजी और हिंदी की, इस प्रकार से प्रयोग की जाती है। जैसे आप स्कूल के टीचर हैं, आप स्टूडेंट को कहते हैं बैठ जाओ। आप एक लीडर हैं, सभा में आप जाते हैं, जब लोग आपका अभिवादन करते हैं तो आप कहते हैं बैठ जाओ। अब यहाँ पर फिर देखिए एक आ गई क्या? अधीरता आ गई, मतलब कि एक प्रकार से ऐसा शब्द आ गया, कृपया मेरी मदद करो। ये क्या है? ये थोड़ा सा प्रार्थना की बात है, रिक्वेस्ट की बात है, निवेदन की बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अब आप देख रहे हैं ना कि इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे हल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस में यदि कृपया श्रीमान जी शब्द आया हो तो उसको भी आप लिखेंगे। इसके बाद वाक्य को मुख्य क्रिया से प्रारंभ करेंगे और मुख्य क्रिया से प्रारंभ करने के पश्चात उसमें कर्म, अन्य कर्म जो आए रहेंगे वो लिखा जाएगा। अब हम इसी के संदर्भ में थोड़ा सा क्या कहते हैं कि मतलब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस चूँकि होगा नहीं, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस होता स्वयं में एक सेंटेंस है। तो अब हम पॉजिटिव सेंटेंस को चर्चा करने के पश्चात अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके निगेटिव सेंटेंस को मतलब फुल थ्योरी से, मतलब पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।